हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे अचानक भड़के एक क्षेत्रीय संघर्ष ने देखते ही देखते इतिहास के सबसे बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उन 5 मुख्य बिंदुओं पर जिन्हें हम कवर करेंगे: युद्ध की पृष्ठभूमि, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, क्षेत्रीय जवाबी कार्यवाही, वैश्विक आर्थिक झटका और आखिर में गतिरोध और युद्ध विराम। पहला भाग, युद्ध की पृष्ठभूमि। आखिर इस आग की चिंगारी कहां से उठी? इसे समझने के लिए हमें संघर्ष से ठीक पहले के उन बेहद नाजुक हालात को देखना होगा। घटनाएं वाकई बहुत तेजी से घटी हैं। जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध के असुलझे मुद्दे पहले से ही थे और फिर जनवरी 2026 में घरेलू विरोध प्रदर्शन और उन पर हुई सख्त कार्रवाई। उसके बाद अर्ली फरवरी में विफल कूटनीति, इन सब ने मिलकर एक ऐसी बारूदी सुरंग तैयार कर दी थी जो बस फटने ही वाली थी। और फिर 28 फरवरी को संयुक्त हमले शुरू हुए, जिसके बाद आखिरकार 8 अप्रैल को अस्थायी युद्ध विराम घोषित हुआ। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। $1 के मुकाबले 10 लाख ईरानी रियाल। स्ट्रीट मार्केट में हुई ये भारी गिरावट साफ दर्शाती है कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ईरान का शासन कितनी गंभीर आर्थिक कमजोरी और संकट का सामना कर रहा था। ये बिल्कुल तबाही की कगार पर होने जैसा था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये वो ट्रिगर पॉइंट था जहां से एक भारी और समन्वित सैन्य हमला शुरू हुआ। यूके पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग की इस रिपोर्ट को अगर देखें तो साफ पता चलता है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने अचानक और बेहद सटीक हमले किए। उनका निशाना बिल्कुल क्लियर था: ईरान का शीर्ष नेतृत्व और उनका मुख्य बुनियादी ढांचा। इसका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नतीजा क्या निकला? द डिकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई वरिष्ठ अधिकारियों की अचानक मौत। एक ही रात में इस घटना ने पूरे शासन को एक ऐसी आंतरिक अराजकता में धकेल दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इस शुरुआती हमले का पैमाना तो देखिए। अमेरिकी दावों पर नजर डालें तो एयर डिफेंसेस का 80%, वेपन्स फैक्ट्रीज का 90% और न्यूक्लियर बेस का 80% हिस्सा तबाह हो गया। यहां हम सिर्फ इन सैन्य आकलनों को निष्पक्ष रूप में रख रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने रातों रात ईरान की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को लगभग खत्म कर दिया था। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, क्षेत्रीय जवाबी कार्यवाही। जैसे कि आशा थी, ईरान और उसके सहयोगी गुट शांत नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत पलटवार किया। लेकिन ये पलटवार किसी छोटे क्षेत्र तक सीमित नहीं था। ईरानी अधिकारियों ने एक विशाल क्षेत्रीय हमले की जिम्मेदारी ली। मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसेस, इजरायली टेरिटरी, अरब गल्फ स्टेट्स जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल हैं, यहां तक कि साइप्रस और बहरीन में यूके बेसेस और कमर्शियल शिपिंग रूट्स को भी निशाना बनाया गया। ये सच में एक बहुत बड़ा दायरा था। इस जवाबी कार्यवाही ने संघर्ष की आग को तुरंत पूरे क्षेत्र में फैला दिया। आसपास के देश युद्ध में घसीट गए और हालात यहां तक पहुंच गए कि वहां तैनात यूके और बाकी यूरोपियन फोर्सेस को एहतियात के तौर पर अपनी रक्षात्मक तैनाती बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब आते हैं चौथे भाग पर, द ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक। ये जानना सच में दिलचस्प है कि कैसे एक रीजनल टकराव ने लगभग तुरंत ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोट दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दुनिया के शिपिंग और ऊर्जा आपूर्ति की सबसे अहम लाइफलाइन है। जैसे ही ईरान ने इस चोक पॉइंट को बंद करने की कोशिश की, दुनिया भर में संकट पैदा हो गया और इसके नतीजे में अमेरिका ने भी तुरंत वहां अपनी जवाबी नाकेबंदी यानी काउंटर ब्लॉकेड शुरू कर दी। नुकसान का आंकड़ा सुनकर शायद विश्वास ना हो, $200 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि शिपिंग रुकने, स्टॉक मार्केट गिरने और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के कारण युद्ध के पहले ही महीने में सिर्फ अरब देशों को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। और बात यहां नहीं रुकी। इसके बाद पैदा हुए ग्लोबल पैनिक और आसमान छूटे तेल के दामों से निपटने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को अपने इमरजेंसी रिजर्व से लगभग 400 मिलियन बैरल तेल जारी करना पड़ा। इतना बड़ा कदम इतिहास में अभूतपूर्व था। अर्थशास्त्रियों ने तुरंत इस स्थिति की तुलना 1970 के दशक के विनाशकारी ऊर्जा संकट से करनी शुरू कर दी, जहां भारी सप्लाई की कमी और महंगाई थी। लेकिन 2026 का ये ऑयल शॉक उससे भी बड़ा था। आईए तो इसे साफ तौर पर ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। दुनिया भर में फ्लाइट्स रद्द हो रही थीं और कंज्यूमर कॉस्ट्स बढ़ते जा रहे थे। और अब आखिरी भाग, स्टेलमेट एंड सीजफायर, यानी गतिरोध और युद्ध विराम।
आइए देखते हैं कि मई 2026 तक आते आते चीजें किस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी हैं। भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और दोनों ही पक्षों की थकान के चलते आखिरकार 8 अप्रैल को एक अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया। कूटनीतिक मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान आगे आया और ईरान में मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सीधे हमले भले ही रुक गए हों, अमेरिका ने अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी बरकरार रखी है और ईरान मांग कर रहा है कि पीस टॉक्स शुरू होने से पहले इस नाकेबंदी को हटाया जाए। सच तो यह है कि दोनों ही पक्षों के संसाधन इस वक्त तेजी से खत्म हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका में महंगाई अपने चरम पर है और प्रशासन पर ईंधन की कीमतों को लेकर भारी दबाव है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक नाकेबंदी के चलते ईरान के ऑयल रेवेन्यूज पूरी तरह रुक गए हैं और वो अपने नए नेतृत्व के तहत खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। अगर सैन्य हमले रुक गए हैं लेकिन आर्थिक नाकेबंदी अब भी जारी है, तो आखिर वैश्विक अर्थव्यवस्था किसी स्थायी नुकसान से पहले इस अस्थायी रोक को कब तक बर्दाश्त कर सकती है? क्या ये युद्ध विराम सच में शांति का रास्ता है या फिर किसी आने वाले बहुत बड़े भूगोलिक और आर्थिक तूफान से पहले की शांति? ये सच में सोचने वाली बात है।